दो टूक की शुरुआत करते हैं। बरेली में सरकार का एक्शन और संभल में पुलिस प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। संभल में तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। देखा जाए तो अवैध गतिविधियों पर सरकार का एक्शन सीधे तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कानूनी एक्शन विपक्ष की आंख में चुभ रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, जो भी लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून का उल्लंघन चाहे वो बिना किसी परमिशन के लोगों का जमावड़ा करके हों, पुलिस पर हमला करके हों, या कानून के विरुद्ध किए गए निर्माण के कारण हो, उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम कर रही है और कानून के उल्लंघन करने वाले किसी भी आदमी को छोड़ने वाली नहीं है। इसी नीति के हिसाब से बरेली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के जो स्वदेशी हमारे जितने भी हमारे एमएसएमई हैं जो बर्बाद हो रहे हैं टैरिफ की वजह से, कैसे इन मुद्दों को चेंज किया जाए, तो सरकार की एक मिली भगत में बरेली कांड करवाया गया। एस स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफिस स्पॉन्सर्ड बरेली प्रोग्राम और अजय साहनी जैसे ऑफिसर्स में इन्वॉल्व, जिससे मुद्दा धार्मिक बनाया जाए, सांप्रदायिक बनाया जाए, ध्रुवीकरण बनाया जाए, जिससे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ऑक्सीजन मिलता है। और ऐसे में बड़े सवाल। संभल बरेली में एक्शन, कट्टरपंथियों में टेंशन। सीएम योगी का बुलडोजर वार, अतिक्रमणकारियों में हाहाकार। तो संभल बरेली में एक्शन, कट्टरपंथियों में टेंशन। सीएम योगी का बुलडोजर वार, अतिक्रमणकारियों में हाहाकार। तौकीर के करीबियों पर कार्रवाई, दंगाइयों की शामत आई। योगी फोर्स ने ठाना है अतिक्रमणकारियों को मिटाना है। इन सवालों के साथ चर्चा अपने मेहमानों से परिचय कराते हैं। अपर्णा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस के नेता। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। अपर्णा दीक्षित जी, पहले बरेली और अब संभल, नोटिस दे दिया जाता है, फिर इसके बाद देखा जाता है कि खुद मस्जिद के उस हिस्से को तोड़ते हुए स्थानीय नजर आते हैं। कहा जाता है कि हमें नोटिस दिया गया और इसके बाद कार्रवाई। वहीं दूसरी ओर एक बारात घर, कहा जा रहा है कि तालाब की ये जमीन थी जिस पर बनाया गया था, अब 10 या 11 साल पहले निर्माण किया गया था, उसे भी तोड़ा गया। दूसरी ओर बरेली में बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि अलग मुद्दों को ध्यान से हटाने के लिए यह मुद्दा लाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं है इस तरीके की। देखिए, अगर इन लोगों ने शुरुआत जो कानपुर से की थी, जिस व्यक्ति के उससे, वो कानपुर में समाजवादी पार्टी का थोड़े दिन पहले इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। आई लव मोहम्मद के नाम से ये नया प्रोपेगेंडा लाने की कोशिश की जा रही है। सब देख सकते हैं कि ये एक दूसरे तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की, सरकार का विरोध प्रदर्शन करने की अपनी एक रणनीति है जो तय की गई है। ये पीछे इसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, और देखा साफ तौर पर जा सकता है। रही बात तालाब की भूमि पर, अगर आप कोई भी अतिक्रमण करेंगे तो उसको तो देखो सरकार कार्रवाई करेगी। रही बात कि सरकार अब ये कहेंगे कि अभी तक क्यों नहीं की, तो सरकार के पहले संज्ञान में नहीं था, सरकार को संज्ञान में आया तो कार्रवाई हुई। और दूसरी बात, संभल में तो खुद ही उन्होंने अपनी मस्जिद को बुलडोजर चलवाया है। जब उन्होंने नोटिस दिया था कि आप खुद करिए, छोड़िए उसको, या फिर आप आगे बढ़िए, तो उन्होंने खुद ही समझा कि हाँ, मैंने अवैध अतिक्रमण किया है, तो अवैध अतिक्रमण पर उन्होंने खुद ही बुलडोजर चलाया। देखिए, योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और इसी प्रकार से चलती रहेगी। जिन लोगों को आपत्ति है वो लोग सड़कों पर उतरते हैं। आई लव मोहम्मद के अपने ईश्वर को भी, अपने ईश को भी नहीं मानते हैं, ईश्वर को मानने, उनका दुरुपयोग करते हैं उनके नाम का। अगर आप सच में मोहम्मद, आई लव मोहम्मद अगर मानते होते तो राजनीतिकरण नहीं कर रहे होते इस नाम का। आपको ये सोचना चाहिए। देखिए, जो लोग शांत प्रिय हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, कुछ लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ये नेपाल की घटना से संदर्भित देखा जाए तो छोटे बच्चों को आगे करके ये जेंजी वाला मूवमेंट कराने की कोशिश थी क्या? सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी क्या? ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। पश्चिमी यूपी को जलाने की एक अलग साजिश रची जा रही थी क्या इनके माध्यम से? कई लोग अलग अलग तरीके से कह रहे ऑक्सीजन मिलता है। भाई, क्यों ऑक्सीजन मिलेगा समाजवादी पार्टी के लोग जब ये खुद प्रोपेगेंडा करा रहे हैं? ये कुछ दिनों बाद और देखो आपको ये बहुत बड़े स्तर से मिलेगा। जिस तरीके से चुनाव आगे आएंगे ना 2027 के, ये प्रोपेगेंडा बढ़ता जाएगा। हिंदू मुस्लिम ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी करती है, नहीं, हिंदू मुस्लिम ये खुद करेंगे। देखना, आप सड़कों पर उतरेंगे, आई लव मोहम्मद जैसे अन्य जिहाद लेकर आएंगे। कभी लव जिहाद लेकर आते हैं, कभी वोट जिहाद लेकर आते हैं। अब चुनावों में बोलते हैं कि वोट जिहाद करो,
कई एक ऐसे प्रसंग है जो हम पूर्व में भी देख चुके हैं, लेकिन नहीं, इसकी कार्रवाई तो देखो ये है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। कुछ एक लोग हैं जिनको ये सरकार पसंद नहीं है, उसके आड़ में ये यही कृत्य करते रहते हैं और उसका परिणाम ये है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत आ जाता है। मेजर आशीष जी, कहीं गलत होता है, कार्रवाई होती है तो समुदाय विशेष से क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, यही समस्या है कि जहां गलत होता है वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, जो बताते हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में देश में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश। देश में सांप्रदायिक दंगा जीरो हो चुका है इस सरकार में। देख लीजिए आप, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। अपर्णा दीक्षित जी, अरे भैया शांत हो जाओ और जरा सोच भी सुन लो। इससे पहले हम लोग शेख चिल्ली नहीं सुन रहे हैं, लग रहा है आप भी मेरे बीच मत बोलिएगा। अपर्णा जी, सुन लो, सच्चाई सुन लो। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, भाजपा के नहीं, ठीक है। तो ये दो आंकड़े बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक है। और दूसरा, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध। मेजर आशीष जी, कल न्यूज स्टेट ने एनसीआरबी के इसी आंकड़ों पर चर्चा नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि क्यों भाजपा हिंदू मुस्लिम या दंगे भड़काने का काम करती है। हम नहीं कर रहे हैं सर, आप क्या कर रहे हैं? अपर्णा जी, भाजपा के नेता पार्टियां छोड़ के और देश से भागने की तैयारी में हैं। आप देखिए, सोनम वांगचुक को इन्होंने देशद्रोही बता दिया। इंटरनेशनल आपको नहीं पता उनके अकाउंट में कहां से धनराशि आ रही थी, तो प्लीज मत बोलिए। नेशनल इंटरनेशनल बातें मेजर साहब मैं तो कर नहीं पाऊंगा। आपको मालूम है वहां से कहां से उनके इंटरनेशनली उनको अकाउंट में पैसे आ रहे थे। आप उनको अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो उनके बारे में जान लीजिए। अपर्णा जी, कितने अकाउंट्स थे जो उन्होंने छुपा रखे थे। अपर्णा दीक्षित शांत रहिए। अपर्णा दीक्षित शांत हो जाओ, जब बारी थी तब बोल लिया। ठीक है मेजर साहब जानकारी बढ़ जाएगी। पता नहीं होगा, जाके भाजपा में बताना कि ये सब के बारे में क्या बोलना है। मेजर साहब अब सुन लो। अब बात जो मैं कह रहा था कि जो सबसे ज्यादा फंडिंग चाइना से नरेंद्र मोदी के मेजर साहब मुझे उस पर बात ही नहीं करनी। जिस लिए बैठे हुए उस पर बात कर लीजिए ना, ये क्यों ला रहे हैं बीच में? मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग इन चीजों से क्यों भाग रहे हैं, तो क्यों ये दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। नहीं देखिए, इन्होंने एक मिनट अपर्णा जी, कोर्ट ने इनके मुंह पे तमाचा मार के उसको वापस भेज दिया। और ये सब जो है ऐसे करके बैठे रह गए भाजपाई जितने थे ऊपर से नीचे तक। इन्होंने कई लोगों को 3-3 साल जेल में सड़ाया, उसके बाद बेल मिलती है। इन्होंने केजरीवाल को, एक भ्रष्ट जज वर्मा जिसके घर में पैसे पकड़े गए थे, उसकी मदद से इन्होंने जेल में भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और वोट चोरी में तो ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये अलग चीजें हैं। देखिए ये अलग चीजें हैं। मेरा एक मुद्दे पर नहीं रह रहे हैं। देखिए अपर्णा दीक्षित जी, एक मिनट समझाइए। मेजर आशीष जी बता दिया कि मेजर आशीष जी ने हमारे देश की जमीन कब्जा रखी है। अब भाजपा की चिंता ये हुई कि हम लोग ढिंडोरा पीटते हैं विश्व गुरु बनने का, और जबकि सच्चाई है कि नेपाल जैसा देश जो है आज भारत की जमीन कब्जाए बैठा है, और ये लोग इतने डरपोक है कि कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों से ध्यान कैसे वो नहीं कर पा रहे। कुछ बोलने से पहले सोचिए महोदय। अपर्णा दीक्षित जी, एक मिनट। लेकिन मेजर साहब, मैं जिस पर बात करने बैठा उसकी तो बात ही नहीं कर पाए आप। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना कि जहां पे जो गलत है वहां कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये लोग कहां कार्रवाई कर रहे हैं। गुंडे माफिया, आज देख लीजिए जितने गुंडे माफिया ठाकुर हैं, 80-80 मुकदमे लिए घूम रहे हैं, मजे में घूम रहे हैं। कहिए तो पूरे माफिया पढ़ने आप जाओ, गुंडे माफिया हम हम संरक्षित कर रहे थे गुंडे माफियाओं को, आप संरक्षित कर रहे थे। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। पूछिए एंकर महोदय इनसे, कौन माफिया पढ़ने गया था मुख्तार अंसारी की कब्र पर? वो माफिया नहीं था क्या? ठीक है, इकबाल अहमद साहब, माफिया नहीं था क्या? इकबाल अहमद साहब, बरेली में कार्रवाई हुई बुलडोजर वाली, वहां नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से रिक्शा के लिए पार्किंग और फिर चार्जिंग स्टेशन बनाया गया, वो भी बिजली चोरी करके। ये तो आप जानते हैं। कार्रवाई हो रही है, मैरिज हॉल को सील किया गया। संभल में भी देखा गया, नोटिस दिया गया था, वहां मस्जिद का हिस्सा जो कि अवैध पाया गया, नोटिस दिया गया। आप खुद ही तोड़ रहे हैं लोग। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते यहां हिंसा हो या ऐसी कुछ चीजें हों। बारात घर, जमीन तालाब की, तालाब सूखा तो वहां तैयार कर दिए सरकारी जमीन पर बारात घर। सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है, ये कहने के लिए सही है कि जब तैयार हो रहा था तो अधिकारी कहां थे, लेकिन जब संज्ञान में आया कार्रवाई है तो फिर नेता लोग चले आते हैं राजनीति करने के लिए। देखिए, एक तो पहली बात तो मैं एक बात कहूंगा कि मस्जिद हो, मदरसा हो, ये खानगाह हो, ये सारी चीजें गैर कानूनी जमीन पर बनना पहली बात तो है ही नहीं। एक तो नमाज जायज नहीं होती है, ना उस पर इबादत जायज है,
तो अगर वो तालाब की है या सरकार की जमीन है तो बिल्कुल इस सरकार को ले लेना चाहिए जी। और उस जमीन पे नमाज पढ़ने का कोई हक नहीं किसी का, क्योंकि कोई भी गलत चीजों पर नमाज पढ़ना ही इस्लाम में कहीं दिखाई नहीं ना इस्लाम में बताया गया। इस्लाम में बताया है कि बाकायदा उसकी रजिस्ट्री कराइए, और अगर 1 इंच भी जमीन ज्यादा है तो भी नमाज जायज नहीं है। 1 इंच, यहां तो हम 10 फीट 20 फीट 40 फीट 100 फीट की बात नहीं कर रहा हूं, 1 इंच की मैं बात कर रहा हूं कि अगर 1 इंच भी जमीन ज्यादा है तो उस पर नमाज जायज नहीं है। लेकिन सवाल है इसे क्यों राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है जब भी कोई कार्रवाई होती है तो? हाँ, लेकिन हाँ ये बात आपने कहा जो राजनीतिक चश्मे, तो ये सारी चीजें बात तो सही है कि अगर किसी चीज को आप संज्ञान में लाए हैं और सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो सब कुछ सही करना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप सब कुछ सही करिए कि प्रदेश में एक सौहार्द बना रहे, लोगों को महसूस हो कि हम एक के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम सारे लोगों को एक ही नजर से और एक चश्मे से देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा अच्छी से होनी चाहिए जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। अपर्णा दीक्षित जी, एक नजर से कब देखा जाएगा ताकि किसी को दिख न पहुंचे? भारतीय जनता पार्टी और अंबानी की नजर से देखते भारतीय हैं, 1 रुपए स्क्वायर फीट में जो टॉफी नहीं मिलती है, होगा शुरू। आशीष जी, आपसे तो बड़ा ही परेशान दर्शक भी होंगे कि आप एक आदमी को सुनने नहीं देते। हमें भी दे दीजिए, हम 10 रुपए दे देंगे। अडानी से 10 रुपए ज्यादा दूंगा मैं। मोदी सवाल मुझसे पूछा गया है आपसे, दूंगा अडानी से, हमें भी दे दे। मैं आपकी इस परेशानी को भली बात समझती हूँ आशीष जी। मेजर साहब स्क्वायर फीट मैं दे दूंगा। सुन लीजिए, मुझसे पूछा गया है सवाल, 10 गुना ज्यादा फायदा। धैर्य रखिए, धैर्य के साथ सुना। रखिए ना, बताइएगा मोदी जी को कि अडानी बता तो रही हूँ, सुनो तो। और मेजर साहब आप तो बीच में बोलने लग गए, पहले से आपको पता है कि डिस्टर्ब करना है, आपको डिबेट करना अच्छे से, डिबेट की। देखिए सुन लीजिए ना, देखिए एंकर महोदय मैं कैसे बोलूं, आप बताइए। अब मेजर जी बोलना चाह रहे हैं तो अब क्या, पहले बोल लेने दीजिए। कैसे बोलूं मैं ऐसे बीच में? भाई 10 रुपए स्क्वायर फीट, उन्होंने 1 रुपए स्क्वायर फीट में दिया अडानी को। बस कीजिए, आपकी बात ठीक है, अपर्णा दीक्षित को सुन लिया। आप कह रहे थे, मेजर साहब, आप कह रहे थे, मेजर साहब, संसाधन, देश की जमीन, देश के जंगल, सब कुछ तो बेच रहे हो आप लोग। मेजर साहब बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, जमीन बेच रहे हो, सेना की फायरिंग रेंज अयोध्या में ऑडियो डाउन कीजिए। मेजर साहब, सब कुछ तो बेच डाल रहे हो भैया। मेजर साहब नहीं, तो मेरा सवाल है कि इन्होंने अडानी को 1 रुपए। हाँ, तो फिर इस पर बात ना हो ना कि कार्रवाई होती है तो ये क्यों बताया जा रहा है? अगर वो देश ही बेच रहे हैं तो फिर उसमें ये क्यों बताने की कोशिश हो रही है कि मुसलमानों के खिलाफ ही है ये सरकार? एक तरफ कह रहा है मुसलमानों के खिलाफ है, दूसरी ओर कह रहा है कि देश बेचा जा रहा है। कर रही है, ये वो दीमक है और इस दीमक को हमें खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है। ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी बोलिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि हम लोग माफियाओं को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। मुझे एक उदाहरण बताएं जिसमें संरक्षण की स्थिति में हम गए। आप हमेशा ये कहते आए हैं कि आप माफियाओं के साथ नहीं खड़े हैं। मैं कहती, और भारतीय जनता पार्टी खुद में ये कहती है जीरो टॉलरेंस की। नहीं, माफियाओं की बात ही नहीं हो रही। क्यों उधर जा रहे हैं? किसको साधने के लिए, क्यों उधर जा साधने रही के हैं? लिए? अपर्णा जी उधर मत जाइए। इकबाल जी का कहना है कि एक नजर से सबको देखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक को अपनी एक जो एक चश्मा है, जो बता रहे हैं कि हम अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अब समस्या ये है कि इनको ये तब समस्या हो जाती है जब कुछ उपद्रवी जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं नमक, देश की भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और बहाना करते हैं कि देखिए बेचारे हैं, हम मुस्लिम हैं, हम आबादी कम है हमारी, हम अल्पसंख्यक है, और उसके नाम से वो छोटे छोटे बच्चों को आगे करते हैं और कहते हैं कि नारा लगाते हैं कि हम सर तन से जुदा कर देंगे। तो आप ये बताओ, उन बच्चों को आप जो परवरिश दे रहे हैं, जो एक सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, तो उनकी परवरिश में आप क्या सिखा रहे हैं मदरसे में? यही सिखा रहे हैं कि ये हमारा देश नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है। नफरती बीज क्यों बो रहे हैं? ऐसे लोगों को जिनके अंदर नफरत है हिंदुस्तान के लिए, उन लोगों को अगर हम सबक नहीं सिखाएंगे, जो लोग कानून नहीं मानते, जो लोग व्यवस्था नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ एक सरिया कानून हो उसका पालन करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं देखिए छोड़ा जाएगा। सीधी सी बात है, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर से चलेंगे, जो लोग सामाजिक हितों के साथ रहेंगे, जो लोग आपस में सामंजस्य बना के रहेंगे,
उन लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक ही चश्मा रखती है। उपद्रवियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, जिहादियों के लिए एक स्थान नहीं हो सकता। उसके लिए चश्मा बदलना पड़ेगा और चश्मा बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस प्रकार से बरेली में जो हुआ, उसके बाद अगर इनको सबक नहीं सिखाया तो ये दंगा करने की स्थिति में आ जाते। आज आप कह रहे थे कि देखिए सांप्रदायिक दंगों की स्थिति आपको पता है 0 हो चुकी है 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट उस पर नहीं जाना इतना चाहते कभी हैं, नहीं हुआ। स्थिति जो है वो उस पर बात करते हैं। हमेशा मेजर दंगाई राज के नाम से जाना मेजर जाता था। साहब, लेकिन आज 0 हो चुका अतिक्रमण है। करने वाला तो ये भी कहीं क्या ना कहीं हिंदू और वही- मुस्लिम होता है? क्या अतिक्रमण करने वाला भी हिंदू मुस्लिम होता है? अतिक्रमण करने वाला अतिक्रमणकारी है। देखिए आपसे नहीं, मेजर साहब से सवाल है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जो अतिक्रमण कर रहा है उस पर कार्रवाई तो बनती है, वो तो होनी चाहिए। लेकिन मेजर साहब से सवाल पूछ लो, फातिया पढ़ने क्यों गए थे मुख्तार अंसारी कब्र एक मिनट, अपर्णा जी, अपर्णा जी, नहीं, इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया था। मैं नहीं बोल अपर्णा रही, जी, मैं अपर्णा जी, करने अपर्णा जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनसे पूछो फातिया पढ़ने क्या करने गए थे वहां पर मुख्तार अंसारी कब्र पे? कि महिला इंस्पेक्टर को उठा ले गए, लखनऊ के अंदर महिला इंस्पेक्टर को उठा ले गए। अब बताइए, सुन लीजिए, आपके नेता तो कहते हैं सुरक्षित नहीं है। अपर्णा जी, अपर्णा दीक्षित जी, अपर्णा दीक्षित जी, सुरक्षित नहीं है। अपर्णा आप दीक्षित देखिए जी। अपराध इतना बढ़ रहा है क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं है, कहीं सब जगह भ्रष्टाचार है। पैसे ठीक है, मैं शांत हो जाती हूँ, लेकिन आशीष जी हमेशा मुझे परेशान करते हैं। टाइम भाजपा पर ने देश पूरा बर्बाद कर 17.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता पिछले 3 साल में छोड़ दी। 17.5 लाख ऑफिशियल आंकड़े, 17.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। आप गलत बोल रहे हो, गलत प्रस्तुत कर रहे हो। नहीं, इतने वो वहां निकम्मी जाके सरकार काम आज करने तक लग किसी गए ने हैं। देश में नागरिकता देखी नहीं छोड़ी है। इतने आंकड़े दीजिए आप मुझे। जाहिल घटिया किस्म के लोग आंकड़े नहीं दीजिए देखे 17.5 जो लाख की, अगर अपनी आपके माँ पास का आशीष है तो मैं मान जाती हूँ आप अच्छे वोट के लिए प्रवक्ता हैं। ये अपर्णा दीक्षित भी वैसी होंगी, अपनी माँ को खड़ा कर देती टाटा होंगी लाइन दीजिए, लगाकर छोड़ी दूसरे को नहीं है जिताती होंगी। नागरिकता, ये भी नहीं, उसी भ्रष्ट दूसरी मानसिकता जगह का जाके नौकरी वो- करने लग गए हैं। तुम्हें शकल से तुम पहचान गए, तुम भी झूठ नहीं वैसी हो। सुनूंगी मैं। तुम्हारी शकल से पता चल गया, तुमने अपनी माँ को कहीं ना अरे, कहीं लाइन में खड़ा कर रखा है और फोटो डालती हो। व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। निश्चिंत रहिए। करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी पार्टी मेजर साहब, मेजर साहब, मेरी शक्ल व्यक्तिगत बहुत मत अच्छी होइए, है, मेरी व्यक्तिगत शक्ल में मत मत जाइए, आप अपनी देखिए। व्यक्तिगत ना होइए, व्यक्तिगत मत होइए। इकबाल अहमद साहब, लेकिन कोशिश तो हो रही है ना कि हिंदू मुस्लिम हो। अब ये कौन कर रहा है, ये समझ से परे है। विपक्ष कर रहा है, आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष। उनकी रैली में बच्चे नहीं पहुंचते तो स्कूल के बच्चे ले जाते। एक मिनट, मेजर साहब, रवैया अख्तियार करना चाहिए जिससे किसी को कोई आहत ना हो, उसको ये लगे कि न्याय मिल रहा है। जब अन्याय महसूस होगा कि अन्याय हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अपनी आवाज तो उठाएगा ये आदमी। तो अपनी आवाज उठाने में उसमें ये लोगों को ये लगता है कि ये गलत हो रहा है। तो अगर ये जो भी चीजें अगर हुई हैं या हो रही हैं तो उसमें न्याय होना चाहिए और न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। कभी भी दो चश्मे से नहीं देखना चाहिए किसी चीज को। अगर हम सरकार चला रहे हैं तो सरकार को सबको साथ सबका विकास जो कहा जाता है उसको अख्तियार भी करना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये भी तो बोला गया क्योंकि दो कि चश्मे कभी ये नहीं भी तो लगने बोला चाहिए। गया हमेशा कि एक आप चश्मे से सबको देखिए, चाहे वो कानून हिंदू से हो, बंधे हुए हैं और मुसलमान हो, कानून के क्रिश्चियन दायरे में हो, रहिए। सिख हो, दलित हो, कानून के दायरे को तोड़ा गया तो कानून के हिसाब से ही कानून व्यवस्था बनाए रखना होगा। इसे कब सोचना होगा। लेकिन एक चीज ये भी है ना इकबाल अहमद साहब, देना पड़ेगा। लेकिन एक नैरेटिव ये भी सेट है ना कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट की राजनीति करती है, वो हिंदू वोट की राजनीति करते हैं। नहीं राहुल और जी, दूसरी यहाँ एक पे बात आप बात गलत तो सुन बोल रहे लीजिए, हैं। बात सुन लीजिए। कांग्रेस मुसलमानों की राजनीति करती है। बात तो सुनिए पहले इकबाल अहमद साहब। लेकिन एक नैरेटिव ये भी है कि बीजेपी वालों को नहीं चलने वाली। बीजेपी वाले, यहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? चाहती है कि बागीचे में सारे फूल मैं लगे तो हों कह रहा हूँ और ना। सबको खुशबू मिले। क्या खुशबू मिले, आप छोड़ देते हैं ना इस पर बात करने के लिए। इकबाल अहमद साहब रहने दीजिए। ये नैरेटिव सेट आप ही दोनों लोग, आप ही विपक्षी दल सत्ता पक्ष, यही सब सेट करते अरे हैं। राहुल जी, आप एक तरफा क्यों बोलते हैं? मैं कहा एक तरफा आप बोल रहा क्यों हूं? ऐसा बोलते हैं? आप लोग तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना, सबके सब नहीं, हम नैरेटिव लोग सेट क्यों कर रहे करेंगे? हैं। कांग्रेस तो हमेशा आप उनके कहती है लिए कि करते हैं, मोहब्बत वो की आपके दुकान लिए खोलो कर रहे भाई। हैं। नफरत को खत्म करना है, मोहब्बत ही फैलाना है। अपर्णा आप दीक्षित मोहब्बत जी, पर- असल बात कांग्रेस से आती है चक्कर नफरत क्या को कि खत्म बीजेपी करना के है, पास प्यार नफरत के बढ़ाना है, अलावा और कुछ आप है लोग नहीं। नफरत, आपकी पार्टी बीजेपी फैला के रही पास है। नफरत के अलावा कुछ है ही नहीं। उनकी दुकान ही नफरत है, क्योंकि अपर्णा उससे दीक्षित जी, उनको- ऐसा है क्या?
उनकी मोहब्बत की दुकान, आपकी नफरत की दुकान। इनकी आपस में नहीं बनती। योगी और वो एक दूसरे को हटाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को हटाने में लगे हुए हैं। और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से नहीं बनती, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की चलने नहीं देते कुछ। ये तो सबको पता है, इसमें छुपा क्या है। अपर्णा दीक्षित जी, हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस वालों की मोहब्बत की दुकान है, आप लोगों की नफरत की दुकान है। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, ये कांग्रेस जो मोहब्बत की दुकान खोल रही है, ये सिर्फ दिखावा है। आप एक बात बताइए, अगर आपके अंदर अगर आपके अंदर मोहब्बत होती तो कुछ लोगों के नाम का दुरुपयोग करके अपनी एसआईआर लिस्ट से लोगों पर, बिहार के लोग परेशान है इनसे कि उन्होंने उनसे झूठ बुलवाया है। एसआईआर का मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ा दिया, भाग लिया वो अपनी सरकार। एसआईआर का मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ा दिया जब इनको लगा यही चुनाव आयोग था ना 2024 में जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने सीट्स लाई है। अगर यही चुनाव आयोग घोटाला कर रहा होता, वार्षिक वोट बना रहा होता तो सरकार कभी नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं है, झूठ बोला गया हमसे। ये दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस वाले समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये बिहार में सरकार बना ले जाएंगे। इनकी गलतफहमी है। तेजस्वी यादव भी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कहाँ बिहार चले गए आप लोग? खुलासा कर दिया। मैं तो समाज की बात कर रहा था। मैं तो समाज की बात कर रहा था। समाज के बीच में कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है और समाज के बीच में बीजेपी वालों ने नफरत की दुकान खोल रखी है। अरे आप विकास कर ही नहीं रहे हो, रोजगार दे नहीं रहे हो, तो आप क्या दोगे? अरे इन्होंने 400 का सिलेंडर 1000 का कर दिया। कोई संस्था छोड़ी है। 20% इथेनॉल मिला के पेट्रोल बेच रहे हैं, देश पे टैरिफ लगवा दिया, देश कर्ज में डुबो दिया, रुपया गिरता जा रहा है, पासपोर्ट गिरता जा रहा है, हमारा फॉरेन रिजर्व गिरता जा रहा है। आप प्रति व्यक्ति आय देख लो, 2017 से लेके अब तक 2.5 गुना बढ़ चुकी है। बेरोजगारी दर देख लो आप, महंगाई दर देख लो आप। उत्तर प्रदेश में हो तो गूगल कर लो आप, पूरे देश में हो तो ठीक है ना, तब तो अच्छी बात है मेजर साहब। तब तो अच्छी बात है। 27 में आपकी जीत, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, 29 में कांग्रेस की जीत, पूरे इतिहास, प्रधानमंत्री राहुल गांधी। क्लियर तो है फिर फंडा। खत्म करना है। कब करके कहते हैं कि हमने उत्सव मना रहे हैं। अरे लूटने के बाद उत्सव मना रहे हैं, लूटने का उत्सव मना रहे हैं क्या मोदी जी? किस सब्जेक्ट पे बैठे थे, कहां से कहां घुमा रहे हैं आज आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। जनता को लूटने का उत्सव मनाया जा रहा है 8 साल। पूरा देश बेच खाया इन लोगों ने अडानी अंबानी के नाम पे। ये राम मंदिर आजाद भारत में सबसे कम प्रतिशत महंगाई दर और बेरोजगारी दर आज की डेट में, बताइए आप। मंदिर में भी पैसा खा जाते हैं। आपको पता भी है? अरे आप बताइए पहले, उत्सव मना रही है, जनता को 8 साल मिलता है जीएसटी में, जवाब कौन देगा? काम दे रहे हैं, जनता पूछ रही है, भारत पूछ रहा है आपसे। अच्छा, एक सवाल था मेजर साहब, उनसे भी तकलीफ है। मेजर साहब एक सवाल था अपर्णा जी का। अपर्णा जी का एक सवाल था कि वहां फतिहा पढ़ने चले गए तो आजम खान से मिलने। आजम खान की इतनी चिंता है तो उनपे फर्जी मुकदमे क्यों लगाए थे? अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिमों का नाम लेते हैं आशीष जी के नेता अखिलेश यादव जी। जरा उनसे पूछिए, आजम खान के बाद कौन बड़ा नेता है मुस्लिम? बताइए, किसी भी मुस्लिम को उन्होंने आगे बढ़ाया क्या? दूसरा ऊपर मुस्लिमों को देखना नहीं चाहते हैं और कहते हैं मुस्लिम की राजनीति करते हैं। दिए जमीन में 10 रुपए स्क्वायर फीट में ले लूंगा, मोदी जी को बता दीजिएगा। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जितनी मुस्लिमों को लेकर योजना चला रही है, एक भी समाजवादी पार्टी ने कभी चलाई हो इतिहास में तो बताइए। मेरे को नाम तक याद है योजनाओं के। भारत को इतना ना लूटे, भारत को ना लूटे, भारत के संसाधनों का ना लूटे। आपने सेना को कमजोर कर दिया है भारत की। मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही क्या? जा रही है अपर्णा जी। सेना को कमजोर किया आप लोगों ने, और वही विदेश अच्छा, तो बताइए, विदेशी कंपनियों को लेकर काम दे रहे हैं। अगर अडानी अंबानी को न दे तो इनसे पूछ लो एक बारी। कोई भारत के साथ देश एमएसएमई की कितनी इकाइयां आप बताइए जरा? 96 लाख इकाइयां हैं जो आज के लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं मैं। वो दिमाग है जो इस देश को खोखला कर रही है। वो खुद चला रहे हैं लोग। जीएसटी अपना अकाउंट खोलते हैं, कंपनियों में काम शुरू कर देते हैं। कभी ऐसी योजना दी, फ्री लैपटॉप तो जरूर बांटती है, लेकिन लैपटॉप कैसे काम करते हैं आपको मालूम नहीं क्या? ये सब अपने माँ बाप को जो स्लो प्रोसेसर दिया है लैपटॉप में कि लोग 3 मिनट तक इंतजार करते हैं गूगल पर क्रोम पर जाके कि अब खुल जाए साइट, अब खुल जाए साइट। ऐसे लैपटॉप इतना तो क्या फायदा?
आपने लैपटॉप मोदी जी एक से एक्सप्रेस क्या में बना दिया तो उसको घसीट घसीट के सदन में उसको लेकर जाते हैं। अधूरा बनाया आपने, अधूरा बनाया, अधूरे पर उद्घाटन किया आपने। अपनी बात बीवी कर रहे हैं, विकास किया, किस बात का विकास किया? आज देखिए हर जगह एयरपोर्ट, कितने 11 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे है। तो ऐसे आदमी से क्या अपेक्षा की जाए? व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? 11 से ज्यादा व्यक्तिगत एयरपोर्ट क्या है, मामला है? 6 से ज्यादा, सुनिए 11 से ज्यादा व्यक्तिगत क्यों हो रहा है? एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में, और 96 लाख इकाइयां हैं जो छोटे छोटे स्तर पर बिजनेस और नहीं, व्यापार कर रहे हैं। व्यक्तिगत संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स को लेकर इतना व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं तो सड़क पे खड़ा ये कर रहा हूं। व्यक्तिगत इसलिए होते हैं मेरे साथ क्योंकि इनके पास जवाब नहीं, आपके साथ नहीं, आप संवैधानिक पद पर नहीं, वो मोदी जी की बात कर रहे हैं, आप सुन नहीं पा रही हैं। पिंडदान करने पहुंच गया। अब बताओ, ऐसा आदमी ढूंढे ना मिले, ऐसा आदमी, और ये सब उसकी वाहवाही अरे करते गालियां देना बंद करो, कोसना बंद करो, जरा अपने नेताओं को देखो, ऐसी से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करते हैं। सुन लीजिए, आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? निकलोगे तो उत्तर प्रदेश मेजर में साहब, अक्सर मेजर नहीं साहब, करेंगे। अपने कम से कम मेजर अपने साहब, पिताजी से सीख लिया होता। मेजर साहब, कहीं मेजर भी साहब, हेलीकॉप्टर उतार दिया करते थे वो खेतों में। आप मेजर साहब, ऐसे मेजर रूम से साहब, बाहर नहीं निकलते। मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री तो है, लेकिन मोदी इनके हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्य तो देश का यही है, लेकिन है किस पार्टी के नेता? इनकी ना, और ये लोग उसी को फॉलो करते हैं। गए नहीं अभी पिंडदान करने, जिसका पिंडदान भाई कर चुका है वोट के चक्कर में, वहां पिंडदान करने पहुंच गए। अबे 2 बार पिंडदान कौन करता है? ये कौन से रीति रिवाज हैं, कौन से संस्कार हैं? कोई नहीं करता, लेकिन ये भाजपा ही कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। अपर्णा और जी, ये लोग जो बाकी उसका समर्थन करते हैं, सोचिए देश के केवल विपक्ष अपने का। छोटे से और एक नेता है जो हिंदी में कनेक्ट ही नहीं कर पाता, माननीय राहुल गांधी। ऐसे लोगों का भी समर्थन करने बैठ जाते हैं। यही ऐसे अपर्णा दीक्षित आपके पास जवाब नहीं है। ये ऐसे लोगों का गुणगान करने बैठ जाते हैं जो देश को आप सुनना ही नहीं चाहते हो आपके नेता कर क्या रहे हैं। दरअसल समस्या कहाँ आ रही है? ऐसे लोगों का मतलब बस अपने जरा से छोटे आप भी एसी के रूम में बैठ के डिबेट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में लोग चाहते क्या है, लोगों की समस्या क्या है, चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो। और विकास कितना हो चुका है। कोई तो वो होना चाहिए, दीन ईमान धर्म माना भाजपाइयों, कोई ईमान धर्म नहीं होता भाजपाई का। हमने सारे हाँ, भाजपाइयों का ईमान धर्म नहीं होता। मुझसे पूछे, ईमान से कहती हूँ मैं कि मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी की सदस्य होने के नाते, कार्यकर्ता होने पर। देखिए, हमको सब पता है भाजपा में क्या है, सबको पता है। और सीसीटीवी क्या आपको गर्व है? क्या आपको गर्व है जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ते हैं? आपको गर्व है क्या? बताइए। इतना बुलवा लिया वही काफी है। मुझे गर्व है, मेरा नेता एक भी किसी भी आतंकवादी को, किसी चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पहले बरेली में कब्जा अवैध रूप से किया गया था, उस पर कार्रवाई बुलडोजर वाली, तो दूसरी ओर संभल में पहले नोटिस दिया गया, मस्जिद का हिस्सा तोड़ा गया, वहीं एक बारात घर बनाया गया था तालाब की जमीन पर, जिस पे बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। सवाल यह कि अगर कब्जा करने वाला किसी भी धर्म का है, अगर कार्रवाई होती है तो इसमें सियासी एंगल क्यों घुसाया जाता है, इसका आकलन जरूर होना चाहिए। दो टूक में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।